हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत रूस दोस्ती में जुड़ेगा अब नया आयाम। चीन को लगेगा तगड़ा बड़ा झटका। चेन्नई कॉरिडोर को लेकर मॉस्को ने दे दिया बहुत बड़ा संकेत। दोस्तों बनेगा गेम चेंजर। बताएंगे कैसे दक्षिण चीन सागर में चीन की हालत खराब कर देगा ये कॉरिडोर। वहीं आपको बताएंगे क्या ईरान पर हमला करने वाला है इजराइल। ट्रंप के साथ मीटिंग करेंगे प्रधानमंत्री नेतन्याहू। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है मामला। इतना ही नहीं, बताएंगे यूएई ने गाजा के मुस्लिमों को दिया बड़ा धोखा। इजराइल के साथ कर डाली अरबों डॉलर की सीक्रेट हथियार डील। हुआ बड़ा खुलासा जिसने दिया सबको चौंका। तो वहीं बताएंगे बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। उस्मान हादी के जनाजे में आई भीड़ ने की संसद पर हमले की कोशिश। लगाए भारत विरोधी नारे। इन कट्टरपंथी जिहादियों ने मचाया बवाल। वहीं चौंकाने वाला सच आपको बताएंगे आखिरकार किसने दीपू दास को किया था हैवानों के हवाले। मॉब लिंचिंग केस की सबसे बड़ी सच्चाई आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे क्या दाल में है कुछ काला या फिर काली है पूरी दाल। आसिम मुनीर के प्लान पर खुश हुआ अमेरिका। विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं तो फूले नहीं समाये शहबाज और जनरल मुनीर। आखिर क्यों अमेरिका ने अचानक की पाकिस्तान की इतनी तारीफ। दोस्तों एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताएंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपनी भारत की बढ़ती ताकत बढ़ती शान का दिल से समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां चेन्नई में रूसी कौंसल जनरल वालेरी खोजाएव ने अहम जानकारी देते हुए कहा है कि रूस लंबे समय से प्रतीक्षित चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री कॉरिडोर बोले तो ईएमसी को जल्दी शुरू करने जा रहा है। दोस्तों इसे चालू करने के लिए रशिया की ओर से एक सक्रिय रूप से काम किया जा रहा है। रशिया के लिए यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे वह खास तौर से दक्षिण भारत के साथ व्यापार, लॉजिस्टिक्स और आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानता है। दोस्तों खोजाएव ने गुरुवार को कहा है कि प्रस्तावित समुद्री मार्ग ईएमसी भारत के पूर्वी तट को रशिया के सुदूर पूर्व से जोड़ेगा। यह एक बहुत ही आशाजनक अंतरराष्ट्रीय कॉरिडोर है जिसमें भविष्य में काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि मॉस्को इस मार्ग को जल्दी सक्रिय करने के लिए प्रतिबद्ध है। वालेरी खोजाएव ने कहा कि हम चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर को चालू करने के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि यह न केवल रशिया के लिए बल्कि व्यापक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए भी एक गेटवे है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब रशिया भारत रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे हो रहे हैं। दोस्तों चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा ईएमसी भारत और रूस के बीच व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा नया समुद्री मार्ग है। ये भारत के चेन्नई पोर्ट को रशिया के प्रशांत बंदरगाह व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इस मार्ग से इन दोनों देशों के बीच यात्रा में लगने वाला समय 40 दिन से घटकर 21 से 24 दिन हो जाएगा। इस कॉरिडोर से दोनों देशों के व्यापार को सीधे तौर पर फायदा होगा क्योंकि कॉरिडोर के विकसित होने से शिपिंग टाइम और परिवहन लागत में कमी आएगी। चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर भारत और रशिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने का एक अहम केंद्र बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में रूस के दौरे पर चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा था। आपको बता दें दोस्तों ये कॉरिडोर सिर्फ और सिर्फ व्यापार के नजरिए से ही महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों इस कॉरिडोर से चीन की रणनीति पर भी तगड़ा असर पड़ेगा। बता दें ईएमसी चीन की हिंद प्रशांत रणनीति को सीधे सीधे चुनौती देगा, खासकर दक्षिण चीन सागर में उसके दबदबे को कमजोर करेगा। यह कॉरिडोर दक्षिण चीन सागर से गुजरेगा जहाँ चीन के आक्रामक दावे हैं जिससे भारत रूस की नौसैनिक और व्यापारिक मजबूती बढ़ेगी और बीजिंग की एक तरफा नियंत्रण पर दबाव पड़ेगा। आसियान देशों के साथ वैकल्पिक व्यापार मार्ग मजबूत होने से चीन की ब्लैकमेल क्षमता घटेगी। चीन पर निर्भर रशिया को भारत के जरिए नया रास्ता मिलेगा जो मलक्का स्ट्रेट पर उसकी पकड़ को बाईपास करेगा और ऊर्जा रेल तकनीक क्षेत्रों में भारत रशिया गठजोड़ को बढ़ावा देगा। इससे चीन की बेल्ट एंड रोड पहल बोले तो BRI की प्रासंगिकता कम हो सकती है। दोस्तों इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। लेकिन वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिएगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें रशिया पहुंचने लगे भारतीय वर्कर सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर आए नजर। काम के लिए हर महीने मिलेंगे 1 लाख रूबल। जी हाँ, रशिया भारत के बीच कामगारों को लेकर किए गए पुराने समझौते और व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली दौरे पर हुए फैसले जमीन पर भी उतरने लगे हैं। दोस्तों जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। भारत से कामगार रशिया पहुंचने लगे हैं और बड़े शहरों में भी नजर आने लगे हैं। मॉस्को पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट ने बताया है कि सेंट पीटर्सबर्ग में भारत से दर्जनों सफाई कर्मचारी आए हैं। इससे पहले
सितंबर में मजदूरों बैच रशिया आया था। ये लोग रशिया के बड़े शहरों में काम करते दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन कर्मचारियों को करीब 1 लाख रूबल यानी करीब 1240 अमेरिकी डॉलर तक का भुगतान किया जा रहा है। भारतीय रुपयों में यह अगर देखा जाए तो 1,10,000 होता है। रशिया की सरकार ने कहा है कि वो श्रम की कमी को पूरा करने के लिए असीमित संख्या में भारतीय मजदूरों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। रूसी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत से हाल ही में 10,000 श्रमिकों का दल मॉस्को पहुंचा है। यह भारतीयों का पहला समूह है जो पुतिन की नई दिल्ली यात्रा के बाद रशिया पहुंचा है। पुतिन ने 4 से 5 दिसंबर को वार्षिक भारत रशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की थी। इस दौरान रूस और भारत के बीच कई अहम समझौते हुए थे। इसमें भारत के मजदूरों के लिए रशिया का दरवाजा खोलना भी शामिल है। रूस में जनसंख्या में गिरावट और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण लगातार काम करने वाले लोगों की कमी हो रही है। ऐसे में रशिया ने विदेशी कामगारों को लाने पर जोर दिया है। इस बदलाव के तहत रशिया ने भारत की ओर देखा है। भारतीय मजदूर अब तेजी से रशिया के श्रम बाजार में नजर आ रहे हैं। हालांकि रशिया पर विदेशी कामगारों को यूक्रेन युद्ध में धकेलने के आरोप भी लगते रहे हैं। भारतीयों को रशिया में कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, लॉजिस्टिक्स और सेवाओं में भर्ती किया जा रहा है। भारतीय श्रमिकों के लिए रशिया ऐसी सैलरी देता है जो अक्सर इस तरह के काम से मिलने वाली कमाई से काफी ज्यादा होती है। इससे भारतीयों के लिए रशिया आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। अभी तक यूरोप और अरब में भारतीय काम के लिए जाते रहे हैं। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर क्या ईरान पर हमला करने वाले हैं इजराइल ट्रंप के साथ मीटिंग कर सकते हैं पीएम नेतन्याहू। बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 29 दिसंबर को मीटिंग कर सकते हैं। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का कथित बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम होगा। नेतन्याहू इस बात को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि ईरान अपनी मिसाइल क्षमताओं को तेजी से बढ़ा रहा है जो इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। इजराइल चाहता है कि अमेरिका इस खतरे को केवल बयानबाजी तक सीमित न रखे बल्कि ठोस कदम उठाए। अमेरिका की एनबीसी न्यूज के मुताबिक इजरायली अधिकारियों को इनपुट मिले हैं कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में जुटा है। इजराइल को डर है कि अगर अभी इस पर रोक नहीं लगी तो भविष्य में यह उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसी वजह से नेतन्याहू इस मुद्दे को सीधे राष्ट्रपति ट्रंप के सामने उठाना चाहते हैं ताकि अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए। मालूम हो कि इस साल ईरान और इजराइल के बीच करीब 2 हफ्तों तक जंग चली थी। उस दौरान यह दावा किया गया था कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका की बमबारी में ईरान के कई अहम ठिकाने तबाह कर दिए गए थे, लेकिन अब इजराइल को आशंका है कि ईरान उन परमाणु स्थलों को दोबारा बनाने में जुट गया है। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है बल्कि वो पहले से ज्यादा सतर्क और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, आपको बता दो दूसरी ओर मुस्लिम देशों में मच गया तहलका। यूएई ने गाजा के मुस्लिमों को दिया तगड़ा धोखा। इजराइल के साथ कर डाली अरबों डॉलर की सीक्रेट हथियार डील। हुआ बड़ा खुलासा। दोस्तों, गाजा युद्ध के बीच इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दोस्ती पर बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल के साथ पहले ही अब्राहम अकॉर्ड कर चुके यूएई ने यहूदी देश के साथ 2.3 अरब डॉलर की सीक्रेट हथियार डील की है। इजराइल की कंपनी इलबिट इस सिस्टम यूएई को हथियार मुहैया कराएगी। इससे पहले इजराइल ने एक बड़ी डील का खुलासा किया था, लेकिन हथियार खरीदने वाले देश का नाम नहीं बताया था। अब फ्रांस स्थित इंटेलिजेंस ऑनलाइन ने खुलासा किया है कि यह देश कोई और नहीं बल्कि इस्लामिक दुनिया का ताकतवर मुल्क यूएई है। बताया जा रहा है कि इजरायली कंपनी इलबिट सिस्टम यूएई को नया इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस सिस्टम मुहैया कराएगी जिससे सिविल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट को सुरक्षा मुहैया कराया जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी डील 8 सालों तक चलेगी। इलबिट सिस्टम ने प्रेसिडेंट और सीईओ बेल झेल मचलिस ने बयान में कहा कि यह सौदे के तहत ग्राहक को हमारी विशेष तकनीक और जोरदार क्षमता मिलेगी। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। उस्मान हादी के जनाजे में आई भीड़ ने संसद पर की हमले की कोशिश और भारत विरोधी लगाए नारे। बता दें, बांग्लादेश के छात्र नेता उस्मान हादी का शव सुपुर्दे खा कर दिया गया। हादी के बड़े भाई अबू बकर ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। इस मौके पर जमकर भारत विरोधी नारेबाजी हुई। भारत विरोधी एजेंडे पर टिकी हादी का सियासी वारिस कौन होगा, इससे इतर उसके जनाजे को कंधा देने पहुंची भीड़ ने अपने नेता को आखिरी विदाई देने के दौरान हिंदुस्तान को कोसते हुए दिखाई दिए। उनका खून बेकार नहीं जाएगा। इसके बाद बवाल मचाते हुए हजारों की भीड़ संसद में दाखिल हुई और तोड़ फोड़ करने लगी। शेख हसीना के सत्ता से निर्वासन के बाद ये दूसरा मौका था जब हजारों दंगाइयों की भीड़ संसद में दाखिल हो गई। प्रदर्शन की आड़ में अपने नेता के लिए इंसाफ मांगने वालों ने संसद भवन में जमकर उत्पात मचाया और वहां मौजूद पुलिस और सेना मूक दर्शक बनी नजर आई। हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश पहुंचने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस लेकर जाया गया था। वहीं पूरी रात उसका शव दफनाने की तैयारियों को लेकर चर्चा थी।
ही अधिकारियों ने इस मौके पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए थे, जो नाकाफी नजर आए। राजधानी ढाका के चप्पे चप्पे में बॉडी कैमरों से लैस पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। चूंकि एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था, इसलिए शनिवार को सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा आधा झुका रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बोले तो बीजीबी और पुलिस यूनिट्स की अतिरिक्त टुकड़ियों को संसद और दूसरी अहम जगहों के आसपास तैनात किया गया था। इसके बावजूद वो भीड़ को रोक नहीं पाए। बांग्लादेशी कट्टरपंथी पता नहीं कौन सी गलतफहमी में जी रहे हैं दोस्तों, जो अपने देश के निजी मामलों में भारत का नाम बिना किसी आधार के जोड़ रहे हैं। हाथी की मौत के बाद बांग्लादेश में बवाल मचा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ हो रही है। अभी दीपू दास को भीड़ ने इशनिंदा के आरोप में पीट पीट कर मार डाला और पेड़ में बांधकर जला डाला। ना कोई सबूत ना कोई प्रूफ, लेकिन फिर भी इसमें भारत का नाम सम्मिलित किया जा रहा है। दोस्तों इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस का पूरा प्लानिंग है, जो पाकिस्तान और चीन के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की निरंतर प्रयास कर रहा है। दोस्तों वहीं आपको बता दें, दीपू दास को लेकर एक नई सच्चाई सामने आई है, जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। बता दे, दीपू दास को फैक्ट्री मैनेजर ने किया था हैवानों के हवाले। मॉब लिंचिंग केस में आया ये सबसे बड़ा सच निकल कर बता दे, बांग्लादेश में जिस प्रकार से चारों तरफ नफरत की आग लगी हुई है, ऐसे में कुछ कट्टरपंथी अपना ही देश और अपने ही नागरिकों को जला रहे हैं। इस बीच एक हिंदू युवा दीपू दास की भयानक हत्या पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। दोस्तों कट्टरपंथियों ने इस शख्स पर निंदा का आरोप झूठा लगाकर उसे लातों से पीट कर मार डाला और फिर उसकी लाश को पेड़ से बांधकर जला दिया। मोहम्मद यूनुस सरकार की दुनिया भर में बदनामी होने के बाद इस केस की जांच हुई। इस जांच में चौंकाने वाली जानकारी मिली है, जिसमें दीपू के फैक्ट्री मैनेजर की हैवानियत सामने आई है। दोस्तों बांग्लादेश में हुए मॉब लिंचिंग केस में रैपिड एक्शन बटालियन यानी RAB ने खुलासा किया है कि कैसे एक फैक्ट्री मैनेजर ने ही अपने कर्मचारी को मौत के मुंह में धकेल दिया। 27 वर्षीय दीपू चंद्रदास मेमन सिंह के भालुका में पायनियर नेटवियर्स BD लिमिटेड नामक फैक्ट्री में काम करता था और यहाँ का फ्लोर मैनेजर भी हैवानों के साथ मिला था। RAB ने बताया कि फैक्ट्री के फ्लोर मैनेजर आलमगीर हुसैन ने पहले दीपू को जबरन नौकरी से इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। जी हाँ, इस्तीफा लेने के बाद भी उसका जी नहीं भरा तो मैनेजर दीपू पर निंदा के आरोप लगाने लगा। हालांकि इन आरोपों की जांच के लिए उसने दीपू को पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि बाहर खड़ी उग्र भीड़ के हाथों में सौंप दिया। ये सब देखकर दीपू वहाँ से भागने लगा तो भीड़ में मौजूद कुछ उग्रवादियों ने उसका पीछा किया और पकड़ लिया, फिर उसे लातों से पीट कर मार डाला और पेड़ से शव बांधकर आग लगा दी। दोस्तों RAB ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे मामले की जानकारी दे दी और बताया कि इस फ्लोर मैनेजर का नाम आलमगीर हुसैन है, जिसने उन हैवानों के हवाले इस हिंदू व्यक्ति को किया, जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है। उसके अलावा फैक्ट्री के क्वालिटी मैनेजर मिराज हुसैन आकन को भी गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों यानी दीपू की मॉब लिंचिंग केस में अब तक 10 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इस पर आपकी जो भी राय हो बताना मत भूलिएगा। आपको बता दे, भारत के दबाव की वजह से RAB को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जानकारी दी गई और आपकी ही वजह से दोस्तों मोहम्मद यूनुस पर तगड़ा प्रेशर पड़ा है। ऐसे में जैसे आपने हिंदू दास के लिए इस वीडियो को शेयर किया था, फिर एक बार अगर आप चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस जब तक हिंदू दास को जस्टिस नहीं दिला देती तब तक ये मामला बंद नहीं होना चाहिए, तो जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। जहां पर भी आपका ग्रुप हो वह सब फेसबुक एक्स पर अवश्य शेयर करिएगा और कमेंट में जस्टिस टू दीपू चंद्र दास जरूर लिखिएगा। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, आसिफ मुनीर के प्लान पर खुश हुआ अमेरिका विदेश मंत्री रूबियो ने कह दिया पाकिस्तान के हम शुक्रगुजार हैं। क्या दाल में है, इस बयान के पीछे भी कुछ काला बता दे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा गाजा के लिए पेश की गई 20 सूत्री शांति योजना को लेकर पाकिस्तान की संभावित भूमिका पर अमेरिका ने खुलकर समर्थन जताया है। इस योजना के तहत युद्धग्रस्त फलस्तीनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल, बोले तो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF की तैनाती का प्रस्ताव है, जिसमें मुस्लिम बहुल देशों से सैनिक भेजे जाने की बात कही गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान का आभारी है कि उसने इस अंतरराष्ट्रीय बल का हिस्सा बनने पर विचार करने की इच्छा जताई है। रूबियो के मुताबिक हम उन सभी देशों की सराहना करते हैं जो गाजा में स्थिरता बहाल करने के लिए जमीन पर मौजूद रहने को तैयार है या इस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका के इस प्लान पर आशंका जताई जा रही है कि जरूर कुछ दाल में काला है जो अमेरिका पाकिस्तान की इतनी तारीफ कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तान ने अभी तक गाजा में सैनिक भेजने का अंतिम फैसला
नहीं किया है। इस्लामाबाद का कहना है कि वो इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में स्पष्ट कर दिया है कि ISF में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। मार्को रूबियो ने बताया कि पाकिस्तान समेत अन्य संभावित देशों के साथ बातचीत शुरुआती चरण में है। कई अहम सवालों पर सहमति अभी भी बनना बाकी है, जिनमें वो सवाल है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय बल का मैंडेट क्या होगा, दूसरा सवाल फंडिंग की व्यवस्था कैसे की जाएगी, तीसरा सवाल सैनिकों की तैनाती और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके हाथ में होगी। दोस्तों, रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान जैसे देशों के लिए सहमति जताने से पहले इन सवालों के स्पष्ट जवाब बहुत जरूरी हैं। इस बीच राइटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और सेना प्रमुख बोले तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वॉशिंगटन जाकर राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं और गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स इस चर्चा का अहम मुद्दा होगा। हालांकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस दावे को खारिज कर दिया है। वहीं व्हाइट हाउस ने भी साफ किया है कि फिलहाल ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच किसी बैठक का कार्यक्रम राष्ट्रपति के कैलेंडर में नहीं है। ऐसे में दोस्तों, भारत भी इन मुद्दों पर लगातार नजरें गड़ाए बैठा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि इस्लामाबाद कब और क्या अंतिम फैसला लेता है। वहीं आपको बता दें, भारत ने फिर एक बार दिखाया काबुल के लिए बड़ा दिल। अफगानिस्तान की दवा जरूरतों को पूरी करेगा। तालिबान मंत्री ने भी खोल दिए दरवाजे। आपको बता दें, अफगानिस्तान ने भारत के लिए एक बार फिर मदद का हाथ बढ़ा दिया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के हेल्थ मिनिस्टर मौलवी नूर जलाल जलाली के दिल्ली दौरे के दौरान भारत ने उसके लिए वादा कर दिया है। भारत ने अफगानिस्तान की लंबे समय की दवाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करने का वादा किया है। काबुल में भारत के राजदूत करण यादव ने इसके लिए भारतीय दवा कंपनियों से सहायता की अपील की है। वहीं अफगानिस्तान के मंत्री ने भारत को अपने देश के बाजार के दरवाजे खोलने की बात कह दी है। काबुल में भारत के चार्ज डी अफेयर्स करण यादव ने भारतीय दवा कंपनियों से अच्छी क्वालिटी और सस्ती दवाओं की मांग को पूरा करने में अफगानिस्तान की मदद करने का आग्रह किया है। शनिवार को दिल्ली के PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में मौलवी नूर जलाल जलाली के साथ भारतीय कंपनियों की कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए यादव ने दोनों देशों के लोगों के बीच करीबी पारंपरिक संबंधों पर जोर दिया। करण यादव ने कहा कि हमें क्वालिटी, सस्ती कीमतों, अच्छी सप्लाई चेन के साथ साथ विश्वास बनाने पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय कंपनियों के पास अफगान बाजार में अपनी पहचान बनाने का मौका है। कंपनियों को उस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमें अफगानों के लिए जितना हो सके उतनी मदद करनी चाहिए। अफगान हमारे भाई हैं और कई सालों से हमारे देश आते रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों, पाकिस्तान को तगड़ा जवाब देने के लिए, पाकिस्तान को घेरने के लिए अफगानिस्तान से दोस्ती वैसे भी भारत के लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को दे दी $700 मिलियन की खैरात। इतनी बड़ी रकम का शहबाज शरीफ कहां करेंगे इस्तेमाल, बता दें। कैसे IMF के बाद अब वर्ल्ड बैंक भी पाकिस्तान पर हुआ मेहरबान। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने शनिवार यानी 20 दिसंबर को पाकिस्तान की व्यापक आर्थिक स्थिरता को समर्थन देने और सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में सुधार के उद्देश्य से शुरू की गई एक बहुवर्षीय पहल के तहत $700 मिलियन यानी करीब $70 करोड़ की वित्तीय मदद को मंजूरी दी है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की ओर से दी गई वित्तीय मदद की राशि पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट मल्टीफेज प्रोग्रामेटिक अप्रोच यानी प्रीड MPA के तहत जारी की जाएगी। यह एक ऐसा ढांचा है जिसके तहत कुल मिलाकर $1.35 अरब तक की फंडिंग उपलब्ध कराई जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की ओर से स्वीकृत $700 मिलियन में से $600 मिलियन की रकम फेडरल स्तर की योजनाओं के लिए, जबकि $100 मिलियन सिंध की एक प्रांतीय पहल के लिए आवंटित किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस समेत 2 ट्रेनों को बनाया गया निशाना। धमाके के कारण रेल यातायात बाधित। पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में संदिग्ध विद्रोहियों ने रेल पटरियों को निशाना बनाकर बम धमाके कर दिया, जिससे जाफर एक्सप्रेस समेत 2 यात्री ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। इन धमाकों में रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा और ट्रेन सेवाएं अस्थायी रूप से बाधित करनी पड़ी। क्वेटा के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SSP शाहिद नवाज ने बताया कि शुक्रवार को मुश्फाक इलाके में हुए एक बम धमाके से रेलवे ट्रैक का लगभग 3 फीट हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं दाश्त क्षेत्र में हुए एक अन्य धमाके में भी पटरियों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इन दोनों घटनाओं में जाफर एक्सप्रेस और बोलन मेल यात्री ट्रेनों को निशाना बनाया गया था। यानी कि दोस्तों, बलूचिस्तान में फिर जाफर एक्सप्रेस को उड़ाने की बड़ी साजिश थी। तो वहीं आपको बता दे, पाकिस्तान में पूर्व PM इमरान खान पर कोर्ट का बड़ा फैसला। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की मिली सजा। जी हां, पाकिस्तान में पूर्व PM इमरान खान की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई है। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की सजा सुनाई है। इमरान खान पहले से ही जेल में है। पिछले काफी समय से जेल प्रशासन ने परिवार को इमरान खान से मिलने पर बैन लगा रखा था। अब कोर्ट ने इमरान खान के साथ उनकी पत्नी को भी सजा सुनाई है। पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक संघीय
जांच एजेंसी बोले तो FIA की एक विशेष अदालत ने शनिवार को PTI के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को तोशाखाना 2 मामले में 17 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 16.4 मिलियन पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, PM ने दोस्त ट्रंप के लिए शांति बिल पर बुलडोजर चला दिया। जी हां, कांग्रेस का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप। बता दें, कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी शांति बिल पास कराने को लेकर तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसे अमेरिकी हितों को पूरा करने और प्रधानमंत्री को अपने कभी अच्छे दोस्त के साथ शांति बहाल करने में मदद करने के लिए संसद में जबरदस्ती पास कराया गया। हालांकि जयराम रमेश ने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नहीं लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने की आलोचना तब सामने आई जब राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में फिस्कल ईयर 2026 के लिए US नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी NDAA पर साइन किए। इस एक्ट में न्यूक्लियर लायबिलिटी नियमों पर भारत और अमेरिका के बीच जॉइंट असेसमेंट का खास जिक्र है। इस पर क्या है आपकी राय दोस्तों? इस कांग्रेसियों का मोदी सरकार पर आरोप पर आप अपनी राय देना जरूर कीजिएगा। वहीं आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बिहार ने दिखाया कि जंगल राज नहीं चाहिए, अब बंगाल में महाजंगल राज से मुक्ति का समय। जी हां, आपको बता दें, फोन के जरिए उन्होंने ये बयान दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। कोलकाता से फोन के जरिए उन्होंने नदिया जिले के ताहिरपुर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। रैली स्थल पर घने कोहरे के कारण प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर वहां बने अस्थायी हेलीपैड पर नहीं उतर सका, जिसके बाद उन्हें कोलकाता हवाई अड्डे के पास लौटना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शनिवार शाम को एक्स पर पोस्ट करके कहा कि कुछ अन्य मुद्दे भी थे जिन्हें मैं उठाता, लेकिन मौसम की वजह से व्यक्तिगत रूप से रैली में शामिल ना हो सका। उन्होंने कहा कि हम सभी जो भारतीय संस्कृति की महानता में विश्वास करते हैं उनके लिए नदिया का बहुत विशेष स्थान है। ये भूमि श्री चैतन्य महाप्रभु से जुड़ी हुई है। इस भूमि में दूसरों की सेवा करने का इतिहास है, एक ऐसी भावना जो मेरे माताओं, बहनों और भाइयों में प्रतिबिंबित होती है। इसीलिए नदिया और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए काम करना एक विशेषाधिकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि TMC अपनी सारी ताकत घुसपैठियों की रक्षा में लगा रही है, जो बदले में पश्चिम बंगाल के गरीबों को लूटते हैं, वे आतंक फैलाते हैं, अराजकता फैलाते हैं और हमारी नारी शक्ति पर अत्याचार करते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोगों को मोदी की गारंटी है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठियों के खिलाफ और सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। तो वहीं आपको बता दें, PM मोदी ने गुवाहाटी में किया 4000 करोड़ रुपए के हाईटेक एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन। जी हां, असम को मिल गया नया एयरपोर्ट टर्मिनल। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के एजेंडे में नहीं था नॉर्थ ईस्ट का विकास। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी LGBIA के नए टर्मिनल भवन का भव्य उद्घाटन किया। ये लगभग 4000 करोड़ की लागत से बना है। ये टर्मिनल देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसका डिजाइन पूरे तरीके से प्राकृतिक और स्थानीय संस्कृति पर आधारित है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में माफ हो सकते हैं सभी ट्रैफिक चालान। एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी में रेखा गुप्ता सरकार। दोस्तों, दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार सभी ट्रैफिक चालान माफ कर सकती है। सरकार एमनेस्टी स्कीम के तहत सभी ट्रैफिक चालान माफ करने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा काटे गए सभी चालानों को माफ करने का फैसला रेखा गुप्ता सरकार ले सकती है। फाइल LG के पास मंजूरी के लिए भेजी गई है। सरकार इसे बहुत जल्द दिल्ली कैबिनेट में पास करा सकती है। दोस्तों, आपकी इस पर जो भी रहे बताना मत भूलिएगा। लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट्स में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।